हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका सेकंड चालू है बच्चों। इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और संधारित्रों के संयोजन में मैंने श्रेणी क्रम संयोजन करा दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों, आप लोगों के लिए छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा लेक्चर लाने का तात्पर्य है कि कम समय में आप एक क्वेश्चन आसानी से तैयार कर लो, आपको क्लास में बोरिंग भी ना लगे और बेहतर रूप से आपकी स्टडी भी कंप्लीट होते चले। इसके पहले हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, चाहे वो 2024 का सेशन हो, चाहे 2023 का सेशन हो, चाहे 22 का, चाहे 21 का। 3-4 साल लगातार हम पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग ईयर का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का एक ही या दो प्लेलिस्ट मिलता है, उसमें से आप पूरा विधिवत तैयारी कर सकते हैं। वैसे बच्चों, संधारित्रों का संयोजन क्यों जरूरत पड़ गया भाई? क्या एक संधारित्र से काम नहीं होता था? तो नहीं होता था भाई, तभी तो हम संयोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में संधारित्रों का यदि हम संयोजन कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन दो ही हो सकता है, या तो धारिता को कम करना हो या तो धारिता को बढ़ाना हो। भाई किसी संधारित्र की धारिता मान लो 10 माइक्रोफैरड है और हमें किसी परिपथ में उससे कम चाहिए, तो फिर हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। लेकिन किसी परिपथ में हमको मान लो 10 माइक्रोफैरड का एक धारिता वाला एक संधारित्र है और भाई साहब हमें 40 का चाहिए, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? समांतर क्रम संयोजन करना पड़ेगा। मतलब 4 हमें संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा, 10 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को, जिससे कि वो 40 हो जाएगा। तो किसी भी परिपथ में धारिता को बढ़ाने के लिए या धारिता को कम करने के लिए, धारिता है क्या? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्षमता है। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? समांतर क्रम। समांतर में श्रेणी में तो एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा जोड़ते हैं। समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक संधारित्र बनाता हूं, छोटा सा, 2 प्लेट होता है बच्चों, 2 प्लेट है, ये आपका संधारित्र बन गया। हम चार्ज देंगे इस पे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में बनाना ना, तो बिल्कुल ठीक इसके नीचे बनाना पड़ेगा। समांतर क्रम बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक इसके नीचे। तो ये हमारा दूसरा संधारित्र हो गया। और भाई हम 2 से अधिक करेंगे तभी तो कॉम्बिनेशन सही रहता है। तो तीसरा संधारित्र इसके ठीक नीचे हम कुछ इस प्रकार से, ये तीसरा संधारित्र हो गया। अब इनको हमको तीनों को जोड़ना है ना बच्चों, तीनों को जोड़ना है। जिससे मैं, ये दूसरा प्लेट है समझिएगा, और ये पहला प्लेट है, ठीक है। अब यहां पर एक बिंदु A है और यहां पर एक बिंदु B है। अब हमको तीनों को जोड़ना है ना समांतर क्रम में, तो इसके साथ भी जोड़ दो, कनेक्शन कर दो। ये लो भाई, यानी जितने भी हमने संधारित्र लिया है उसके पहले प्लेट को किसी एक निश्चित बिंदु से अटैच कर दिया हमने। और इसी प्रकार बच्चों प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को एक निश्चित बिंदु से अटैच कर दिया। ये लो, ठीक है। तो ये हमारा एक संयोजन तैयार हो गया। वो कैसे? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब बच्चों मान के चलता हूं कि भाई मैं इसको विद्युत स्रोत से बिंदु A पर +Q चार्ज दूंगा। तो जब +Q चार्ज दूंगा तो सभी के पास +Q पहुंचेगा, चाहे वो पहला संधारित्र हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, सभी के पास +Q चार्ज पहुंचेगा। मतलब यहां पे +Q चार्ज हो गया, यहां पर भी +Q चार्ज होगा बच्चों, और यहां पर भी +Q चार्ज होगा। मतलब प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर +Q चार्ज आ गया। इसके पीछे का रीजन क्यों? क्योंकि हमने बिंदु A पर +Q चार्ज दिया। तो यहां पर यदि कोई पूछे आपसे तो कौन सा चार्ज है, इस पे +Q चार्ज हो गया। तो प्रत्येक प्लेट पर आ रहा है, यानी संधारित्र के पहले प्लेट की मैं बात कर रहा हूं। यानी यहां पर देख सकते हो आप, सब पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अच्छा, प्रेरण की क्रिया तो सबने पढ़ा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रेरण की क्रिया, संधारित्र का सिद्धांत जब हम कराते हैं तो प्रेरण की क्रिया समझाते हैं। प्रेरण की क्रिया में होता क्या है कि जैसे पहले प्लेट पर +Q आवेश मिला, तो संधारित्र जो दूसरा प्लेट है
इसके आंतरिक भाग पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी यहां पर माइनस क्यू आवेश, और बाहर वाले भाग पर प्लस क्यू, लेकिन ये प्लस क्यू का संबंध बी से तो इधर चला जाता है और इसे अपन क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, ताकि इसका जो भी आवेश है बच्चों वो कहां चला जाए, पृथ्वी पर चला जाए। ठीक है, तो इसके आंतरिक तल पर यानी पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस आवेश प्रेरित होता है। इसके पीछे का रीजन भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींचेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले प्लेट पर प्लस आवेश आ गया, तो दूसरे प्लेट के समीपवर्ती तल पर यानी अंदर वाले तल पर माइनस चार्ज ही क्यों आया, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर प्लस माइनस दोनों है, तभी तो वो उदासीन है। भाई हमने एक को आवेशित किया, एक अनावेशित था, तो इस पे आंतरिक पृष्ठ पर ही माइनस क्यों आया, इसके पीछे का रीजन ये है बच्चों कि आंतरिक पृष्ठ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींचता है। और प्लस बाहर क्यों गया, क्योंकि प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होता है, दूर जाने के लिए कहता है। ठीक है, तो सभी में आवेश आया, लेकिन आवेश में ये फिक्स नहीं है कि सभी में समान आवेश आया, इसलिए बोल दिए इसमें Q1 था, इसमें Q2 था और इसमें Q3 था। ठीक है, ये चीज समझ गए। ऐसे यहां पर दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश आया Q3, यहां पर माइनस Q2, यहां पर माइनस Q1। ठीक है, अब यहां पर एक निश्चित बिंदु से आवेश जा रहा है सभी प्लेट पर, यहां से भी जा रहा है एक निश्चित बिंदु, समान दूरी पर है सारे के सारे, हम यदि मान सकते हैं तो कह सकते हैं इन सबका जो आपका विभवांतर है, विभवांतर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो कहीं ना कहीं इन सबका जो विभवांतर है वो समान होगा बच्चों। तो यदि मैं कह दूं कि इनका जो विभवांतर है बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर v है, तो फिर आपके पहले संधारित्र का भी विभवांतर भी होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा। ये आप नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई सभी के सभी संधारित्र एक निश्चित दो बिंदुओं के बीच ही स्थित हैं, ए और बी, मतलब यहां से यहां तक आवेश गया है, भाई यहां से घूम करके आवेश गया, लेकिन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विभवांतर है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि सभी संधारित्र, यहां पे 3 संधारित्र, इनका विभवांतर क्या होगा बच्चों, तो भी होगा। अब फिलहाल जितना मैंने आपको समझाया डायग्राम के माध्यम से, इतना समझ गया तो थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। मैंने कहा भाई मान के चलता हूं मेरे पास 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट एक निश्चित बिंदु ए से और दूसरा प्लेट एक निश्चित बिंदु बी से जुड़ा है। जब हम बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो धारिता के अनुसार इनकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, पर ये भी तो होनी चाहिए ना कि इसमें इतना क्षमता है आवेश ग्रहण करने की, उस आधार पर यह आवेश ग्रहण करता है। पहले प्लेट पर प्लस क्यू जाता है तो ऑलरेडी दूसरे प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस और बाह्य तल पर प्लस क्यू रहता है, क्योंकि बाह्य तल का संबंध बी से होता है और ये पृथ्वीकृत होता है, इसलिए बाहर का जो भी प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है। इतना क्लियर है, माना तो आपसे क्लियर है, बनेगा ना 1 मिनट में तो तैयार हो जाता है यार, माना कुछ है ही नहीं। हमने कहा माना हमारे पास कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र, C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी सर कहां से C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 3 है ना, तो C1 C2 C3 संधारिता वाले 3 संधारित्र हैं, धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक निश्चित बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को एक निश्चित बिंदु बी से जोड़ दिया हमने। जब ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इनकी धारिता के अनुसार, मतलब कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसके अनुसार आवेश चले जाते हैं। ठीक है, तो यदि तीनों में अलग अलग आवेश है तो कुल आवेश कितना होगा, तीनों के योगफल के बराबर होगा। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा तो चलो क्लियर कर देता हूं। देखो भाई कि C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरा प्लेट बिंदु बी से जुड़ा है। जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, चलो अब दिखेगा, बराबर दिखेगा। ठीक है, जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्रों में बढ़ जाता है। तो बच्चों कहीं ना कहीं तीनों में बढ़ गया, मतलब जो आवेश है वो Q है वो किसके किसके बराबर है, Q1 और Q2 और Q3 के योग के बराबर। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। थोड़ा बहुत माना भी लिखना पड़ता है ना, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर कहाँ से आ गया, माना कैसे लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा थोड़ा समझ के चलिएगा, क्योंकि भाई साहब धारिता का सिद्धांत भी आपने पढ़ा, संधारित्र का भी सिद्धांत आपने पढ़ा है, इसलिए उन्हीं के लॉजिक के आधार पर मैं आगे समझाने वाला हूँ।
क्योंकि मैंने कहा कि जो संधारित्र हैं और ए और बी के बीच जुड़े हैं तो उनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि सभी संधारित्र ए व बी, ऐसा लिख सकते हो, बिंदुओं के ए व बी बिंदुओं के बीच जुड़े हैं तो उनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा बच्चों? भी होगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? भी होगा। तो अब Q बराबर सी भी होता है, तो Q1 के लिए करूंगा C1 भी समान है, Q2 के लिए करूंगा C2 भी, ठीक है, व Q3 के लिए करूंगा बच्चों C3 भी। अब इन सब का मैं मान समीकरण 1 में रख सकता हूं। कहां रख सकता हूं बच्चों? समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 में। तो यहां पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से, जरा रखो वैल्यू, Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। इन तीनों में से कुछ उभयनिष्ठ निकल कर आ रहा है क्या? भी हर जगह है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? भी बाहर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए और आगे चलते जाइए। अभी आगे की कहानी में ट्विस्ट बाकी है भाई साहब। अब ये तो अलग अलग धारिता था। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि इस संयोजन में प्राप्त परिणामी संधारित्र की तुल्य धारिता, इस संयोजन मतलब समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता, संयोजन में प्राप्त परिणामी संधारित्र की तुल्य धारिता कितना हो? C हो। कितना हो बच्चों? C हो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C भी हो जाएगा। Q बराबर C भी, तो समीकरण 2 से Q का मान रख दो, C भी इक्वल भी C1 प्लस C2 प्लस C3। अब भाई ये भी से भी कट जाएगा ना, तो C बराबर कितना बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। यही तो आपका तुल्य धारिता आ चुका है। अब देखो, समांतर क्रम में जितने भी आप संधारित्र जोड़ोगे ना, उनकी धारिताओं का योग कर दो, वही उसकी तुल्य धारिता निकल कर आ जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जब परिपथ में धारिता बढ़ाना हो तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए बच्चों? संधारित्रों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। पहले हमने कहा टोटल आवेश इन तीनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। अब Q बराबर हमने फार्मूला लग दिया, बस हो गया, कुछ है ही नहीं भाई। अच्छा, यहां पे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो अन्य संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। ऐसे ही हमने 3 संधारित्र की जगह दी, संधारित्रों की संख्या बढ़ा दी। यदि संधारित्रों की संख्या n हो, संधारित्रों की संख्या n हो मतलब बढ़ गया संख्या ना, मतलब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आगे आता जाएगा बच्चों Cn, यहां तक हो, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला बन चुका है और यहां से निष्कर्ष भी निकल गया कि यदि समांतर क्रम संयोजन हमने किया है तो तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्रों के धारिताओं की योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से यदि आप हिंदी भी लिखना चाहते हो ना बच्चों, कि अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है, तो इतना लिख सकते हैं। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नंबर है 9685299149। बच्चों इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन प्रॉपर रूप से मात्र 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है, आपको बेहतर से बेहतर नोट्स दिया जाता है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।